नेक्स्ट सेट देखें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल्स जो भी दिए हुए हैं एंड आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। एक बार फिर सिंबल्स दिए गए हैं, आप इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगाएं। $8 मींस A इज नॉट स्मॉलर देन B। देखिए $8 A इज नॉट स्मॉलर देन B। ये नॉट स्मॉलर हुआ, इससे छोटा नहीं है B से, तो इसका मतलब क्या हुआ? A या तो B से बड़ा है या फिर B के बराबर है। A hash B means A is not greater than B. A hash B means A is not greater than B. B से बड़ा नहीं है भाई। अगर A B से बड़ा नहीं है तो A या तो B से छोटा है या फिर B के बराबर है। फिर लेस देन का सिंबल आ गया, इसे जरा घुमा दीजिए। इट मीन्स B is greater than or equal to A. A at the rate B, तो A at the rate B का मतलब यहां निकल कर आएगा A is neither smaller nor equal to B। तो A ना तो B से छोटा है ना ही उसके बराबर है। छोटा नहीं है, बराबर नहीं है, तो पक्की बात बड़ा होगा। तो इट मीन्स A is greater than B। ये इंटरप्रिटेशन आपकी सही होनी चाहिए। अगर ये सही है तो फिर क्वेश्चंस अपने आप सही बनेंगे। ACB मीन्स A is neither smaller nor greater। A ना तो B से बड़ा है ना ही B से छोटा है। A is not smaller than B, A is not greater than B। इसका अर्थ तो एक ही निकल कर आता है कि A is equal to B। इक्वल है तो neither smaller nor greater। परसेंट means A is neither greater than nor equal to B। A% B means A is neither greater nor equal to B। ना तो B से बड़ा है ना ही उसके बराबर है। तो अगर बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो पक्की बात A इज लेस देन B। लेस देन का सिंबल आ गया, घुमा दीजिए। B इज ग्रेटर देन A। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। H%J, H%J। अब परसेंट का मतलब यहां पर क्या था, उल्टा करना है। A%B था, B ग्रेटर देन A, तो H%J बन जाएगा J इज ग्रेटर देन H। JCN, C का यहां पर मतलब क्या था, इक्वल टू, तो J इक्वल टू N। N एट द रेट R, एट द रेट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन। N ग्रेटर देन R। तो इसे कंबाइन करते हैं जरा। तो कंबाइन करने पर हमें यहां पर प्राप्त हुआ J ग्रेटर देन H। ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई। J इज इक्वल टू N है तो यहां लिख दीजिए N इज इक्वल टू J, ये सेकेंड हो गई। N ग्रेटर देन R, N ग्रेटर देन R। तो एक बार फिर हम यहां पर देख रहे हैं कि J और H का R से कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया है। तो एक बार वैल्यूज यहां पर असाइन करते हैं। मान लेते हैं N इज 100, दोनों केस में 100 ले लीजिए। दोनों केसेस में N की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, अलग नहीं हो सकती। तो अगर तो J के बराबर है यहां पर दिया गया तो J बन गया 100, और क्योंकि J H से बड़ा है तो H हो गया 90। अब N R से बड़ा है 100, यहां पर या तो 95 ले लें या 85 ले लें। अब क्यों, क्योंकि देखिए ना H और R के बीच में क्या संबंध है, क्या कंपैरिजन है, हमें पता ही नहीं। अगर H 90 है तो R 95 यानी कि ग्रेटर हो सकता है या फिर R 85 यानी कि स्मॉलर हो सकता है। क्योंकि इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया, इसलिए दोनों केसेस लेने आवश्यक है। R%J, परसेंट का देखें यहां पर क्या मतलब निकल कर आ रहा था, उल्टा करना था। A%B को उल्टा करके लिख दिया B ग्रेटर देन A, तो R%J ये बना J ग्रेटर देन R। अब क्योंकि N और J ये दोनों बराबर है और N ग्रेटर देन R है तो पक्की बात J भी ग्रेटर देन R हुआ। देखिए ना J 100 है और R 95 to 85 है, तो कंक्लूजन 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकेंड, H एट द रेट J, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, तो H ग्रेटर देन J। भाई ये तो नहीं हो सकता हूं कि J यहां पर H से ग्रेटर है, 100 इज ग्रेटर देन 90, सो 2 इज इनकरेक्ट। 3, N एट द रेट H, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, तो N ग्रेटर देन H, बिल्कुल सही। अगर J H से बड़ा है और N J के बराबर है तो N भी H से बड़ा हुआ।
तो 3 इज ऑल्सो ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि ओनली 1 and 3 आर ट्रू। चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार ध्यान दें, यहां पर चॉइसेस की तरफ पिछले जो सेट्स थे उसमें 5 चॉइसेस थी। ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, आइदर 1 और 2 इज ट्रू, नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। अब यहां पर आपको जो ABCD 5 चॉइसेस दी गई हैं, इसमें 3 कंक्लूजन्स दी गई हैं। पहली बात तो 1 और 2 नहीं है, सिर्फ 1, 2 and 3 है। अब उसमें से जो सही है वही आपको चॉइसेस में दी जाएंगी। तो यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है या जो उत्तर बनाने का ढंग है, उसमें एक बार ध्यान से पहले ये जरूर देख लें कि चॉइसेस किस प्रकार की आपको दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, m@j। एट द रेट क्या है? ग्रेटर देन। तो m ग्रेटर देन j $t, डॉलर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t, और TCN, c क्या है? इक्वल टू। तो t इक्वल्स टू n। अब इन तीनों को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करते हैं। m इज ग्रेटर देन j, पहली स्टेटमेंट। j इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, दूसरी स्टेटमेंट। एंड t इज इक्वल टू n, ये तीसरी स्टेटमेंट। और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी अगर आप इसको कुछ नंबर असाइन कर दें। m को 100 मान लें तो m ग्रेटर देन j है, तो j को 90 लें। अब j अगर t से ग्रेटर है तो उस केस में हमें t को लेना चाहिए 80, और t और n इक्वल है तो n भी बना 80। ऐसे बन गया 100 ग्रेटर देन 90, 90 ग्रेटर देन 80, 80 इज इक्वल टू 80। सेकेंड केस, m को तो 100 ही मान के चल रहे हैं, विच इज ग्रेटर देन 90, j को भी 90 मान के चल रहे हैं, लेकिन j इक्वल टू t भी हो सकता है। तो 90 इज इक्वल टू 90, और कैसे भी t इज इक्वल टू n तो है ही, तो n इज इक्वल टू 90 हो गया। तो ये दोनों केसेस जो बन रहे हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से बन रहे हैं। तो इसके हिसाब से एक बार जांचते हैं कि इनमें से तीनों में से कौन सी कंक्लूजन जो है वो सही है। n#j, a#b क्या होता है? b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, उल्टा करना पड़ेगा। तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो भाई j की वैल्यू क्या है? यहां पर दोनों केसेस में फिक्स है 90, और n की वैल्यू क्या है? 90 भी हो सकती है, जिसका मतलब इक्वल टू j, 80 भी हो सकती है, इसका मतलब j इज ग्रेटर देन n। तो अगर तो 80 है तो 90 इज ग्रेटर देन 80, या सेम 90 भी हो सकती है। तो इसका मतलब कंक्लूजन 1 इज डेफिनेटली ट्रू। परसेंट, t%m, परसेंट क्या कहता है यहां पर देखें? b ग्रेटर देन a, उल्टा कीजिए, m ग्रेटर देन t। तो m आपने यहां पर हर स्थान में क्या लिया है? दोनों केसेस में 100। t आपने क्या लिया है? चाहे आप 80 लें चाहे आप 90 लें, 100 विल बी ग्रेटर देन बोथ। तो 2 इज ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू। थर्ड देखें, m@n। एट द रेट का मतलब यहां क्या निकल कर आ रहा है? ग्रेटर देन। तो m ग्रेटर देन n, m की वैल्यू 100, n की वैल्यू 80 to 90, तो 100 इज स्टिल ग्रेटर देन 80 to 90, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि कंक्लूजन 1, 2, 3 तीनों की तीनों ट्रू हैं। सो ऑल आर ट्रू, चॉइस डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCK। तो C यहां पर क्या बता रहा है भाई? इक्वल टू। तो D इक्वल टू K है, हैश का मतलब है उल्टा करके ग्रेटर देन इक्वल टू। तो F ग्रेटर देन इक्वल टू K, F@P, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, तो F@P। चलिए इन तीनों को कंबाइन करते हैं। तो D इज इक्वल टू K करने से अच्छा F ग्रेटर देन इक्वल टू K करते हैं, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन का सिंबल मिल रहा है। तो F ग्रेटर देन इक्वल टू K, ये आ गई सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कंबाइन कीजिए, D इज इक्वल टू K मतलब K इज इक्वल टू D। थर्ड स्टेटमेंट में F और P, अब P और K और D का कोई कंपैरिजन तो दिया नहीं गया, तो इसीलिए अलग से लिख लीजिए F इज ग्रेटर देन P। वैल्यूज असाइन कीजिए, F बना 100 दोनों केसेस में। अब यहां दो वैल्यूज आएंगी, अगर F K के ग्रेटर है तो K बना 90, और क्योंकि K D के इक्वल है तो D भी बना 90। सेकेंड केस, F है 100 और वो इक्वल टू है K के, तो K बना 100, जो कि इक्वल टू है D के, D बना 100। सेकेंड, F ग्रेटर देन P, F 100 है तो P क्या हो सकता है?
भाई 95 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि P और K का कोई कंपैरिजन दिया नहीं गया। तो K की वैल्यू अगर 90 ले रहे हैं तो हो सकता है P की वैल्यू उससे बड़ी यानी कि 95 हो, या उससे छोटी यानी कि 85 हो। हाँ, जब K 100 है और F 100 है तो K जो है कैसे भी P से बड़ा ही होगा। 100 इज ग्रेटर देन 95 टू 85। तो चलिए इनसे जरा स्ट्रेट कंक्लूजन्स को जांचते हैं। P @ D, @ क्या है भाई? ग्रेटर देन। तो P ग्रेटर देन D, P की वैल्यू क्या है? 95 टू 85। D की वैल्यू क्या है? 90 भी है, 100 भी हो सकती है। तो अगर P 95 टू 85 है, वो ग्रेटर देन 100 तो नहीं हो सकता, क्योंकि D की वैल्यू 100 तो हो सकती है ना। उस केस में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई पक्का कंक्लूजन नहीं मिल रहा हमें यहाँ पर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, काइंड ऑफ अ थिंग मिल रहा है। सेकंड देखते हैं, K#P। हैश का मतलब क्या है? उल्टा करके ग्रेटर देन इक्वल टू। तो विच मीन्स P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K। P की वैल्यू 95 टू 85, K की वैल्यू 90 या फिर 100। तो P K से ग्रेटर भी हो सकता है, 95 एंड 90। P K के इक्वल भी हो सकता है, दोनों 95 हो। लेकिन P K से लेस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू 100 भी हो सकती है। देखिए ना, K और P के बीच में कुछ भी कंपैरिजन किया नहीं गया है, इनकी तुलना की नहीं गई है। तो 2 इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। थर्ड देखें, $D। डॉलर क्या कहता है यहां पर? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो F ग्रेटर देन इक्वल टू D। F हर जगह पे हमने लिया है 100 और D हमने लिया है 90 या फिर 100। तो अगर तो D 90 है तो 100 ग्रेटर देन 90, और D जो है वो 100 की वैल्यू भी ले सकता है, तो 100 इक्वल टू। तो हम यहां पर कह सकते हैं F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D। सो 3 इज ट्रू एंड ओनली कंक्लूजन 3 इज ट्रू। ये आपको दिया गया है चॉइस सी में, जो कि आपका उत्तर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R#D। हैश जो है वो दिया गया है उल्टा करके ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये बना D इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। अगला $M। डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो D ग्रेटर देन इक्वल टू M। अगला है MCN, जो कि बताता है C का मतलब यहां पर है इक्वल टू, तो M इक्वल टू N। तो सब देख रहे हैं यही वाली कंबाइन हो सकती हैं टू स्टेटमेंट्स, और ये तो अलग आएगी। तो चलिए कंबाइन कर देते हैं। D इज ग्रेटर देन इक्वल टू M विच इज इक्वल टू N। ये और ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये यहां पर हमने कंबाइन कर दी है। अब ये हमें अलग लिखना होगा, क्योंकि R का M और N से कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया। सो D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R। तो एक बार वैल्यूज लेके देख लेते हैं। D को 100 मान लीजिए, ये तो फिक्स रहेगा दोनों इक्वेशंस में। तो अगर तो ग्रेटर देन M है तो M को लीजिए 90, और M और N इक्वल है तो N भी बन गया 90। दो केसेस बनेंगे ना, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर तो इक्वल है तो M भी हुआ 100, और M N के इक्वल है तो N भी हुआ 100। दूसरा केस, अगर तो ग्रेटर देन R है तो R 95 टू 85 कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि M और R के बीच का कंपैरिजन नहीं दिया गया, इनकी तुलना नहीं की गई। तो अगर M 90 है तो R उससे बड़ा भी हो सकता है 95, या उससे छोटा भी हो सकता है 85। ये देखिए ना, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन भी दिया हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि D इज 100 एंड R इज ऑल्सो 100। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इन सभी के चलते एक बार कंक्लूजन्स को जांचते हैं। पहला है R#M। तो हैश का मतलब यहां पर क्या है? उल्टा करके ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये बना M ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो M की वैल्यूज क्या आ रही हैं यहां पे? एक बार 90, एक बार 100। और R की वैल्यूज क्या आ रही हैं? 95 टू 85 और 100। तो भाई ऐसा भी तो एक केस हो सकता है कि M की वैल्यू हो 90 और R की वैल्यू हो 95। तब तो हम नहीं कह सकते कि M इज ग्रेटर देन R। M यहां पर लेस देन R बन जाता है, जबकि इस कंक्लूजन में दिया गया है कि M या तो R से ग्रेटर है, बड़ा है, या फिर इक्वल है, बराबर है, छोटा नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन तो गलत हो गई। सेकंड देखें, N#D उल्टा करके ग्रेटर देन इक्वल टू। D ग्रेटर देन इक्वल टू
n। तो d तो हमने हर जगह पे लिया है 100, देखिए, और n जो है ये छोटा भी हो सकता है 90 और बराबर भी हो सकता है 100। तो d 100 और n 90, d 100 और n 100 दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो 2 इज ट्रू। थर्ड देखें, n $r, तो डॉलर का मतलब यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब ये देखिए, ये रही n की वैल्यूज, ये रही r की वैल्यूज। अगर n 90 है तो r 95 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, यानी r n से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। तो 3 इज नॉट ट्रू एज अ कंक्लूजन, मे और मे नॉट हैपन। और जो मे और मे नॉट हैपन वाली सिचुएशन होती है ना, वो कंक्लूजन नहीं होती, कंक्लूजन पक्का होता है। तो ओनली 3 इज ट्रू, चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, KCP, ये जो सिंबल दिया है C का इक्वल टू बना रहा है, तो K इज इक्वल टू P। P एट द रेट Q, एट द रेट बना रहा है ग्रेटर देन, तो P ग्रेटर देन Q, और Q $R ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। ये तो सीधा सीधा बन जाना चाहिए, K इज इक्वल टू P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। ये आया K इज इक्वल टू P, ये आया P ग्रेटर देन Q, और ये आया Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। वैसे तो देख के मालूम पड़ना चाहिए, फिर भी आप चाहें तो जैसा मैं आपको कहता आ रहा हूँ, वैल्यूज लगाना चाहें लगा सकते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। 100, ये 90 ग्रेटर देन हो गया, तो अगर तो ग्रेटर देन R है तो ये 80 आएगा। दूसरा केस, अगर इक्वल टू है तो ये 90 आएगा। तो इसके हिसाब से देख लें जरा, K एट द रेट R एट द रेट क्या है, ग्रेटर देन, तो K ग्रेटर देन R। तो K की वैल्यूज हमने हर जगह पे 100 ली है। R जो है वो क्या आ रहा है, या तो 80 आ रहा है या 90 आ रहा है। तो दोनों ही केस में, चाहे 80 हो चाहे 90 हो, 100 फिर भी दोनों से बड़ा ही होगा। तो K ग्रेटर देन R बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरा, R%P यहां पे निकल के आ रहा है उल्टा करके ग्रेटर देन सिंबल, तो P ग्रेटर देन R। अब P की वैल्यू हमने हर जगह पे क्या ली है, 100, और R की वैल्यू क्या है, 80 90। तो 100 इज ग्रेटर देन 80 और 90, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो, तो 2 इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं, Q%K, परसेंट अभी हमने जांचा यहां पर उल्टा करके ग्रेटर, तो K इज ग्रेटर देन Q। K की वैल्यू 100, Q की वैल्यू दोनों केस में 90। 100 इज ग्रेटर देन 90, K इज ग्रेटर देन Q। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल द 3 फॉलो, सो ऑल आर ट्रू, चॉइस D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेट देखिए 5 क्वेश्चंस का। इन दीज क्वेश्चंस रिलेशनशिप्स बिटवीन different elements is shown in the statements. These statements are followed by 2 conclusions. So mark your answer as only 1, only 2, either, neither, both. फिर वही पहले 2 सेट्स वाले चॉइसेस आपके सामने आ गए हैं। अब यहां आप देख रहे हैं कि सिंबल्स का प्रयोग नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इसे करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर एक बार याद रखें कि ग्रेटर देन सिंबल का प्रयोग करेंगे, लेस देन सिंबल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक बार फिर बता दूं, अगर कहीं लिखा हुआ है A लेस देन B, तो इसे घुमा के लिख दीजिए B ग्रेटर देन A। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट तो यहां दिया ही हुआ है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज इक्वल टू C। इसे जरा उल्टा कर दें, उल्टा करने पर यह बन जाता है E इज ग्रेटर देन इक्वल टू D विच इज ग्रेटर देन B। अब यहां पर E और D का कंपैरिजन A से नहीं दिया गया, कोई तुलना नहीं की गई, तो इसे अलग से ही लिखना बेहतर होगा। तो E इज ग्रेटर देन इक्वल टू D विच इज ग्रेटर देन B। अब यही हमारे पास में निकल कर आता है। बेहतर होगा कि हम यहां पर कुछ वैल्यूज ले लें। A को मान लें 100, तो अगर तो ग्रेटर देन B है तो B को मान लें 90, और C के बराबर है B, तो फिर C भी बन गया 90। और अगर A B के बराबर है तो B और C ये भी 100 बन जाएंगे। ये 2 केसेस निकल कर आते हैं। अब B जो है वो यहां पर हमने 90 या 100 इस तरह से लिया हुआ है, और D जो है वो पक्की बात B से ग्रेटर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि D जो है वो 100 हो या फिर D 150 हो। 100 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90। क्यों 100 ले रहे हैं हम यहां पर, ये एक पॉसिबिलिटी है कि A और D ये बराबर हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि D जो है वो A से छोटा हो, बट स्टिल B से बड़ा है। अब इस अनुसार अगर E को देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है D, तो E या तो
150 है तो ये ग्रेटर देन हुआ, अगर 100 है तो इक्वल टू हुआ। सेकेंड केस में 200 है तो ग्रेटर देन हुआ 150, या फिर 150 है तो इक्वल टू हुआ। थर्ड केस में 100 है तो ग्रेटर देन 95 हुआ, या 95 है तो इक्वल टू 95 हुआ। तो यहां पर कोशिश करें कि किस तरह से अलग अलग वैल्यूज ई और डी को दी जा सकती हैं, जिससे कि, क्योंकि हमें पता नहीं है ई और ए के बीच में क्या रिलेशन है या डी और ए के बीच में क्या रिलेशन है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। तो पहला कंक्लूजन देखें, डी ग्रेटर देन ए। भाई डी जो है वो तो 100 भी हो सकता है और ए भी 100 हो सकता है, दोनों इक्वल हो गए। डी 95 भी हो सकता है विच इज लेस देन ए 100 हो सकता है, ए तो हमने 100 माना ही हुआ है। तो डी ए के बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है ए के। तो वन कैन डेफिनेटली नॉट बी कंक्लूडेड। सेकेंड, ई ग्रेटर देन सी। ई की रेंज आपने यहां से कहां तक ली है, देखिए 95 से 200 तक ली है, तो 95 से 200 तक। और सी की रेंज क्या ली है, 90 से 100। तो ये भी तो हो सकता है कि ये 100 हो, तो क्या 95 ग्रेटर देन 100 होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो 2 भी कंक्लूड नहीं किया जा सकता पक्की तरह से, क्योंकि सभी वैल्यूज के लिए ई सी से ग्रेटर होना चाहिए। तो मुझे वो वैल्यू ना बताएं जहां पर ई सी से ग्रेटर आ रहा है। ई हमेशा सी से ग्रेटर होना चाहिए हर एक वैल्यू के लिए। अगर किसी भी एक वैल्यू के सेट या पेयर से ई सी से ग्रेटर नहीं आ रहा है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगी। तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन इक्वल टू के। चलो ये तो लिख ही सकते हैं, एल ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन इक्वल टू के। जेड लेस देन यू लेस देन आर, उल्टा कर दो इसको, आर ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन जेड। अब ये तो हमें पता ही नहीं ना यहाँ पर, क्योंकि आर और एल का क्या कंपैरिजन है हम कंबाइन कर ही नहीं पा रहे, इस वजह से हमें पता ही नहीं है। बट ये पता है आर इज ग्रेटर देन यू, तो आर और एल ये कोई दो वैल्यूज हैं जो यू से ज्यादा है, लेकिन एल और आर में से बड़ा कौन है ये हमें पता नहीं है। आगे u इज ग्रेटर देन z, एक बार फिर हमें k और z का क्या कंपैरिजन है ये पता नहीं है, तो जरा सोच समझ के इसमें वैल्यूज लगाते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना वैल्यूज लगाए, लेकिन फिर भी देखें 100 ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन 80, या फिर 100 ग्रेटर देन 90 इज इक्वल टू 90, क्योंकि u ग्रेटर देन इक्वल टू k है। सेकेंड में r आ सकता है जी 150 ग्रेटर देन 90, u तो हमने 90 लिया है दोनों केस में, ग्रेटर देन z, z क्या हो सकता है, z हो सकता है 89। 150 ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन z हो सकता है 50। ऐसा क्यों किया हमने भाई, अगर k 80 है तो z 89 है, बड़ा है, या फिर k 80 है तो z 50 है, छोटा है। दोनों केसेस लेंगे ना। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर r जो है वो l से बड़ा ही हो, ये भी तो हो सकता है कि r है 99 ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन 89 से लेकर 50 तक मान लीजिए कोई भी वैल्यू, कुछ भी निकल के आ सकता है। आपको देखते ही मालूम पड़ रहा है एल और जेड का रिलेशन है, क्योंकि अगर एल यू से ग्रेटर है और यू जेड से ग्रेटर है तो पक्की बात एल जेड से ग्रेटर होगा। वैसे भी देख सकते हैं एल यहाँ पर 100 है दोनों वैल्यूज, और जेड यहाँ पर 52 89 है, सो डेफिनेटली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। सेकेंड देखें के लेस देन आर, घुमा दो जरा इसको, आर ग्रेटर देन के। भाई ये तो पक्की बात है। देखिए इसको अगर आप यहाँ पे इनको कंबाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए आर इज ग्रेटर देन यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो आर जो है वो यू से तो बड़ा है, अब यू जो है वो तो के लेकिन बराबर भी हो सकता है, तो भी कोई बात नहीं। अगर बराबर होगा तो आर इज ग्रेटर देन के स्टिल, तो पक्की बात है कि आर इज ग्रेटर देन के। कंक्लूजन 2 इज ऑल्सो ट्रू। या तो आप वैल्यूज लेना चाहें तो उनसे भी आप देख सकते हैं कि आर इज ग्रेटर देन के। सो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, चॉइस ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, इसकी दो स्टेटमेंट्स बनेगी। तो पहली तो आप यही ले लो क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ग्रेटर देन सिंबल आ रहा है। तो J इज इक्वल टू P ग्रेटर देन और इक्वल टू R ग्रेटर देन I। और दूसरा इसके हिसाब से ले लीजिए y इज लेस देन J, घुमा दीजिए, J इज ग्रेटर देन Y।
अब एक बार फिर आप जानते हैं कि y और PRI इनके बीच में कोई तुलना नहीं की गई है। y PRI से बड़ा है, छोटा है, कुछ भी पता नहीं है। वैसे तो डायरेक्टली किया जा सकता है। एक मेथड मैंने आपको समझाया है वैल्यूज लेने का। दूसरा, कोशिश करें बिना वैल्यूज के भी हो जाएगा। j ग्रेटर देन i, भाई बिल्कुल सही। j इक्वल टू p है तो इसकी जगह j लिख दीजिए। ग्रेटर देन r है और r ग्रेटर देन i है तो भी j ग्रेटर देन i होगा। j इक्वल टू r है तो r की जगह j आ गया। ग्रेटर देन i है तो भी j i से ग्रेटर होगा हर केस में। वैल्यूज लेना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको वैल्यूज के थ्रू बताता हूं। j लीजिए 100 इक्वल टू p 100, ग्रेटर देन r 90, ग्रेटर देन i 80, या फिर j 100 इक्वल टू p 100 इक्वल टू r 100, ग्रेटर देन i 90 कर दीजिए या 80 ही रहने दीजिए। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि j की वैल्यू तो 100 ही रहेगी, i की वैल्यू 80 से 90, 80 टू 90 के बीच में कहीं भी वेरी करा लीजिए। उससे छोटा करना है छोटा कर दीजिए, 99 करना है 99 कर दीजिए, लेकिन पक्की बात j will be greater than i. So conclusion 1 definitely follows. Second, y is less than r. उल्टा कीजिए, r is greater than y. आदत ही डाल दीजिए, लेस देन सिंबल देखना ही नहीं है हमने। क्यों दो तरीके लगाए हम? एक ही तरीके से समझिए, ग्रेटर देन। लेस देन से भी समझने का प्रयास करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। r is greater than y हो सकता है क्या? क्या r और y का कोई रिलेशन दिया गया है यहाँ पर? r और y का यहाँ पर देखने से ही मालूम पड़ रहा है कोई रिलेशन नहीं दिया गया। अगर ये 100 है तो y 99 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो ये हो सकता है कि y जो है वो 90 भी हो जाए तो y इज इक्वल टू r हो सकता है। यहाँ पे y इज ग्रेटर देन r, यहाँ y इज इक्वल टू r, यहाँ y इज लेस देन r। कहा नहीं जा सकता। सो 2 डज नॉट फॉलो, ओनली 1 फॉलोज। चॉइस A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट देखिए निकल के आ रहा है यहाँ पर। v is greater than equal to k which is greater than m which is equal to n, और m greater than s है तो डाल दीजिए यहाँ पे m greater than s, क्योंकि m और n बराबर हैं। अगर m s से बड़ा है तो n भी s से बड़ा होगा। t less than k which means k is greater than t, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि t का m n और s से कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया। इतना ही देखने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके उत्तर क्या है। वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। हाँ, ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो कुछ वैल्यूज ले लें, फास्टर हो जाएगा, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वो तरीका मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि कुछ क्लैरिटी आए। देखिए, t इज लेस देन n, भाई बात तो हम हमेशा ग्रेटर देन में करेंगे। n ग्रेटर देन t, क्या n और t का कोई रिलेशन निकल कर आ रहा है? नहीं निकल कर आ रहा, यही हम बात कर रहे थे। तो 1 इज इनकरेक्ट। v इज इक्वल टू s, वैल्यूज ले लो। v मान लेते हैं k के बराबर है, k लेकिन m से बड़ा है, m n के बराबर है और n s से बड़ा है। तो क्या 180 से बड़ा है, ग्रेटर है? डेफिनेटली। तो n इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू s आ ही नहीं सकता है क्योंकि v here इज ग्रेटर देन s। सो इवन 2 इज रॉन्ग, नाइदर 1 नॉट 2 follows. Choice D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए लेस देन सिंबल है भाई, इसको उल्टा कर दो। यहां से लिखना शुरू करो, a इज ग्रेटर देन x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे सीक्वेंस उल्टी कर दीजिए क्योंकि लेस देन सिंबल है तो रिवर्स कर दीजिए सीक्वेंस, ग्रेटर देन सिंबल आ जाएगा। इसे भी उल्टा लिखना है, क्या बनता है ये? e इज ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन r। ये भी यहां पर कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। देखिए e इज ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन r। अब देखिए ये इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई तुलना नहीं दी गई, कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया। तो एक बार देखते हैं जरा, f लेस देन इक्वल टू e, उल्टा कीजिए, e ग्रेटर देन इक्वल टू f। e और f एक बार वैल्यूज लेकर देखें, यहां पर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी अगर आप यहां पर कुछ वैल्यूज ले लें। a को माना 100 क्योंकि ये x से बड़ा है तो x को मानिए 90, क्योंकि अगर वो f से बड़ा होगा तो f को 80 लें। सेकंड केस में 90 बराबर 90 क्योंकि x और f बराबर हो सकते हैं। x को आपने केस में लिया है दोनों केसेस में 90, तो 90 ही रखें। अब e यहाँ पर क्या क्या हो सकता है भाई? e हो सकता है 150 ग्रेटर देन 90, या फिर 100 ग्रेटर देन 90,
या फिर 95 ग्रेटर देन 90। अब देखिए ना, ए और ई का कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया, तो ई ए से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तीनों केसेस ले लिए मैंने। ग्रेटर देन आर है तो आर यहां पर 80 भी हो सकता है एफ के बराबर, या फिर 50 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। यहां पर देखें तो आर इज इक्वल टू एफ आ रहा है, दोनों 80 हैं। यहां देखें 90 तो आर इज लेस देन एफ आ रहा है, और यहां पर देखें 85 और 80, इस केस में आर इज ग्रेटर देन एफ आ रहा है। पता ही नहीं है कि इनके बीच में क्या रिश्ता है। लेकिन हाँ, एक बात यहां पर पक्की है कि ई की वैल्यू जो है वो 90 से तो ऊपर ही है, और एफ की वैल्यू यहां पर ज्यादा से ज्यादा 90 हो सकती है। तो या तो ई इक्वल भी हो सकता है, यहां पर देखिए 90 के, तो या तो ई एफ के बराबर है 90-90, या फिर ई एफ से ग्रेटर है। तो डेफिनेटली 1 इज करेक्ट। अब आर लेस देन एफ है, आर लेस देन एफ को जरा उल्टा कर दे, एफ ग्रेटर देन आर कर दीजिए। अब एक बार फिर यहां पर हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है हम पक्का नहीं कह सकते, तो 2 विल डेफिनेटली नॉट फॉलो। तो दैट मीन्स ओनली वन, कंक्लूजन 1 फॉलोज, चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, इस तरह से आप इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस बनाएं। जहां आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही वहां पर आप वैल्यूज ले सकते हैं और फिर कंपेयर करें, और जब वैल्यूज लें तो याद रखें कि सारी पॉसिबिलिटीज लेकर चलें। अगर ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी है तो ए ग्रेटर दैन बी की एक वैल्यू का सेट होना चाहिए, और ए इक्वल टू बी ये वैल्यूज भी आपको लेकर चलनी है। अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है तो ए बी से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बिना वैल्यूज के भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर मर्जिंग नहीं हुई है दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में और 2 या 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो उसमें दिए गए एलिमेंट्स जो कि कॉमन नहीं है उन 2 स्टेटमेंट्स में, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, एक दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज्यादातर 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में, कई बार 1 से 2 क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में भी आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले टॉपिक में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, स्टडी रेगुलरली। थैंक यू।